हेलो बच्चों, चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हेलोएरिन का केमिकल प्रॉपर्टी। इससे पहले हम लोगों ने हेलोएरिन का फिजिकल प्रॉपर्टी और उसका प्रिपरेशन पढ़ लिए थे। तो आज स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोएरिन। तो कोशिश करेंगे कि एक ही लेक्चर में इसको ख़त्म कर दें और उसके बाद थोड़ा एक और लेक्चर, मैक्सिमम एक लेक्चर और होगा इस चैप्टर का, हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन का। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, बिना देर किए हुए सीधे टॉपिक पे आ जाते हैं। हमारा आज का टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन। तो अब जल्दी से कॉपी कलम लेके बैठ जाओ और नोट्स बनाना स्टार्ट करो मेरे साथ। तो चलो शुरू करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन। हेलोएरिन के रासायनिक गुण। हेलोएरिन के रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब हुआ कि हम आज देखेंगे कि हेलोएरिन कौन कौन से रिएक्शन में भाग लेता है, कितना इसकी रिएक्टिविटी है हेलोएल्केन के जैसा बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है कि उससे कम रिएक्टिव है, और रिएक्शन के बाद किस कंपाउंड से रिएक्शन करके और कौन सा एक नया कंपाउंड का निर्माण करता है। तो देखो, सबसे पहली बात अब याद रखना कि हेलोएरिन comparatively less reactive than हेलोएल्केन। हेलोएरिन कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव देन हेलोएल्केन। हेलोएरिन जो होता है वो हेलोएल्केन की तुलना में कम अभिक्रियाशील होता है, यानी उतने सारे रिएक्शन में भाग नहीं लेता है या उतनी जल्दी रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हेलोएल्केन की तुलना में कम अभिक्रियाशील होता है। हेलोएरिन हेलोएल्केन की तुलना में कम अभिक्रियाशील होता है। अच्छा, अब ऐसी थोड़ी ना किसी को बोल देंगे कि कम अभिक्रियाशील है, आखिर कुछ तो रीजन रहा होगा। अब दो लड़के हैं, अब उसमें बिना कुछ किए आप आराम से बोल दो कि देखो ये वाला कमज़ोर है, ये वाला मजबूत है, तो ये तो नाइंसाफ़ी हुआ ना। पहले तो दोनों को फैटाफैटी करवाना पड़ेगा, उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे, देखो किसका ज़्यादा मुंह थोड़ा टूटा, किसका कम टूटा। उसके बाद कंक्लूजन निकालेंगे कि कौन वाला मजबूत है, कौन वाला कमज़ोर है। वही चीज़ यहाँ पे कुछ तो रीजन रहा होगा, कुछ तो कारण होगा ना, जिसके वजह से हम कह रहे हैं कि हेलोएरिन की रिएक्टिविटी हेलोएल्केन से कम है। तो ये कौन से कारण है, कौन से कारण है जिसके वजह से हेलोएरिन हेलोएल्केन की तुलना में कम अभिक्रियाशील होता है। तो देखो हम लोग देखते हैं कौन कौन कारण है। रीजन क्या है बच्चों, रीजन कारण क्या क्या है। फॉर लो रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरिन, फॉर लो रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरिन, यानी हेलोएरिन के कम क्रियाशील होने का कारण क्या है। तो आप वो भी हेडिंग लगा सकते हो, डायरेक्ट रीजन लिख दो या फिर लिखो कि हेलोएरिन के कम क्रियाशील होने का कारण, रीजन फॉर लेस रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरिन। तो इसमें पहला रीजन जो है वो है कंजुगेशन इफेक्ट। कंजुगेशन
इफेक्ट, जिसे हम आप इस हिंदी में भी कंजुगेशन प्रभाव बोल सकते हो। ये क्या है आओ समझते हैं एकदम इजी वे में। तो देखो हम एक बनाते हैं हेलोएरिन, हेलोएरिन बना लिए, ये बेंजीन हुआ और बेंजीन में मान लो हमने जोड़ दिया क्लोरीन, तो ये क्लोरोबेंजीन हो गया जो कि हेलोएरिन है। क्लोरोबेंजीन क्या है? हेलोएरिन। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है बच्चों? क्लोरीन के 7। क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। नहीं दिखाई दे रहा है? 7, 7 में से एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? बेंजीन के कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया। फिर भी अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 6 इलेक्ट्रॉन। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन अभी बच गए, यानी 3 लॉन पेयर, 1, 2 और 3 लॉन पेयर बच गए जो अभी बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लिए हैं। ओके, तो देखो ये हो गया हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर किसका? हेलोएरिन का। अब इसमें देखो होगा क्या, आपको दिखाई दे रहा है ना, लॉन पेयर, सिंगल, डबल, लॉन पेयर, सिंगल, डबल, इसी को हम बोलते हैं कंजुगेशन। लॉन पेयर, सिंगल, डबल जब आ जाता है तो इसे भी हम क्या बोलते हैं? कंजुगेशन बोलते हैं। डबल सिंगल डबल आ जाए, डबल सिंगल लॉन पेयर आ जाए, डबल सिंगल निगेटिव आ जाए, डबल सिंगल पॉजिटिव यानी वैकेंट ऑर्बिटल आ जाए, तो हम बोलते हैं कि मॉलिक्यूल में कंजुगेशन है। तो यहाँ भी लॉन पेयर, सिंगल, डबल, तो इसे भी बोलेंगे कि मॉलिक्यूल में क्या है? कंजुगेशन। इसी को हम बोलते हैं कंजुगेशन। मॉलिक्यूल में हो गया कंजुगेशन। अब कंजुगेशन की वजह से इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो रिजोनेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिजोनेंस। जहाँ भी कंजुगेशन आता है वहाँ पे मॉलिक्यूल में रिजोनेंस यानी अनुनाद हो जाता है। तो रिजोनेंस में क्या होता है? देखो एक जगह का लॉन पेयर जाके दूसरी जगह डबल बॉन्ड का निर्माण करेगा, और जो डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है वो फिर लॉन पेयर का निर्माण करेगा। तो देखो क्या होगा, ए लॉन पेयर जाके यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ जो डबल बॉन्ड है ये जाके यहाँ पे लॉन पेयर और निगेटिव चार्ज का निर्माण करेगा। तो आगे हमें कंपाउंड क्या मिलेगा? देखो ध्यान से, क्या परिवर्तन होगा इस कंपाउंड में? इस कंपाउंड में क्या परिवर्तन होगा? देखो यहाँ था क्लोरीन, और एक लॉन पेयर यहाँ से गया और यहाँ पे क्या बना लिया? डबल बॉन्ड बना लिया। ये लॉन पेयर यहाँ से जाके डबल बॉन्ड बनाया, और यहाँ का जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक करके यहाँ पे लॉन पेयर और निगेटिव चार्ज बना लिया। ओके, फिर यहाँ डबल बॉन्ड था और यहाँ डबल बॉन्ड था। अब देखो फिर क्या होगा, अब ए लॉन पेयर जाके यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा और ये डबल बॉन्ड जाके यहाँ पे लॉन पेयर और निगेटिव चार्ज बनाएगा। तो आगे हमें क्या मिलेगा? देखो ध्यान से, क्लोरीन हो गया। अब ए लॉन पेयर यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लिया और ये जाके यहाँ पे लॉन पेयर और निगेटिव चार्ज बना लिया, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड है। नेक्स्ट क्या होगा? आगे अभी भी कंजुगेशन है। देखो लॉन पेयर, सिंगल, डबल, तभी और रिजोनेंस होगा। क्या होगा? ये जाके यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पे लॉन पेयर और निगेटिव चार्ज का निर्माण करेगा। तो आगे क्या बनेगा? फिर से देख लो, गोल गोल घूमते रहेगा। क्लोरीन यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, ये देखो लॉन पेयर जाके यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा, और यहाँ जो पहले से डबल बॉन्ड था वो जाके लॉन पेयर और निगेटिव बना लेगा। ओके, अभी देखो एक बार और, लॉन पेयर, सिंगल, डबल, अभी भी है कि नहीं? कंजुगेशन है।
तो जब कंजुगेशन है तो एक काम अभी और होगा। जब तक कंजुगेशन मिलते रहेगा तब तक यही काम होते रहेगा। तो आगे हमें क्या मिलेगा फिर से एक बार देख लो। देखो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और ये जो लोन पेयर यहाँ से जाएगा यहाँ भी डबल बॉन्ड का निर्माण करेगा, और ये डबल बॉन्ड टूट के पुनः फिर क्लोरीन के पास चला जाएगा। तो इसका जो लोन पेयर था वो क्या हो गया, वापस मिल गया कि नहीं मिल गया। तो ए मॉलिक्यूल में हो रहा है कंजुगेशन। ओके, हेलोएरिन के हेलोजन के पास उपस्थित लोन पेयर, ध्यान से सुनना, हेलोएरिन के हेलोजन के पास उपस्थित लोन पेयर बेंजीन रिंग के डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में रहता है, जिसके कारण मॉलिक्यूल में रिजोनेंस हो जाता है। और रिजोनेंस के कारण क्या हो रहा है बच्चों, ध्यान से, यहीं पे आपको पता चलेगा कि हेलोएरिन कम रिएक्टिव क्यों है। रिजोनेंस के कारण बेंजीन के कार्बन और क्लोरीन यानी C और X के बीच, यानी कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो पार्शियल डबल बॉन्ड बन जा रहा है। यानी इसमें डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जा रहा है, इसमें डबल बॉन्ड का गुण आ जा रहा है, इसमें डबल बॉन्ड का गुण आ जा रहा है। मतलब पहले सिंगल था, अब रिजोनेंस के कारण डबल हो गया। तो बताओ इसको तोड़ना अब आसान हो गया पहले से कि मुश्किल हो गया, बताओ। पहले सिंगल था तब तोड़ना आसान था कि डबल हो गया तब तोड़ना आसान है। पढ़े हो ना बचपन में, एकता में बल है, तभी एकता, दो मिलकर एक हो गए तब इनमें ताकत आ गया। तो अब इन्हें तोड़ना क्या है, कठिन है। जब तोड़ना कठिन है बच्चों तो इसीलिए कार्बन क्लोरीन के बीच का बॉन्ड का टूटना कठिन हो जाता है। हेलोएल्केन में तो रिजोनेंस होता नहीं है, तो नहीं होता है तो वहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहता है, आसानी से टूट जाता है। तो जितना जल्दी बॉन्ड टूट के हेलोजन बाहर निकलेगा उतना जल्दी आके इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो बॉन्ड का टूटना ही कठिन हो गया, और जब बॉन्ड का टूटना ही कठिन हो गया तो कोई जुटेगा नहीं ना, नहीं। इसलिए हेलोएरिन की रिएक्टिविटी हेलोएल्केन से कम होती है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अच्छा, थोड़ा सा इसमें कुछ हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख लेना आप लोग, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रिजोनेंस। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड एक्वायर्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रिजोनेंस। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, एज ए रिजल्ट बॉन्ड क्लीवेज इन हेलोएरिन is difficult compare to haloalkane. Therefore, it is less reactive than हेलोएल्केन। तो देखो ये दो पॉइंट लिख लेना है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड एक्वायर्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रिजोनेंस, और दूसरा एज ए रिजल्ट बॉन्ड क्लीवेज इन हेलोएल्केन इज डिफिकल्ट कंपेयर टू हेलोएल्केन, देयरफॉर इट इज लेस रिएक्टिव देन हेलोएल्केन। तो दोनों का अर्थ क्या हुआ, चलो हिंदी वाले लिख लो, हिंदी वाले लिखो तो रिजोनेंस के कारण
फर्स्ट स्टार में लिखना रिजोनेंस के कारण, इसे उतारने के बाद, इन सबको उतारने के बाद फर्स्ट स्टार में लिखो रिजोनेंस के कारण हैलोएरिन में कार्बन क्लोरीन के बीच पार्शियल डबल बॉन्ड यानी आंशिक द्विबंध का निर्माण हो जाता है। दूसरा स्टार में लिखना इसके फलस्वरूप हैलोएरिन में बंधन का टूटना कठिन हो जाता है और इसलिए हैलोएरिन हैलोएल्केन से कम क्रियाशील होता है। जब पार्शियल डबल बॉन्ड का निर्माण हो गया, अब मत लिखना, पार्शियल डबल बॉन्ड का निर्माण हो गया तो दोनों के बीच का, कार्बन क्लोरीन के बीच का बॉन्ड का टूटना कठिन हो गया, जिसके कारण अब क्या होगा, इसकी रिएक्टिविटी भी हैलोएल्केन से कम हो जाएगी। तो ये फर्स्ट कारण था जिसके कारण हैलोएरिन हैलोएल्केन से कम रिएक्टिव होता है। अब देखते हैं दूसरा कारण क्या है हैलोएरिन के हैलोएल्केन से कम रिएक्टिव होने का। तो ध्यान से देखना, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन CX बॉन्ड। मतलब इसका क्या हुआ कि CX बंधन के कार्बन के विद्युत ऋणात्मकता में अंतर, CX बंधन के कार्बन के विद्युत ऋणात्मकता में अंतर। अब देखो ये कहना क्या चाहता है, तो ध्यान से समझना। हम बनाते हैं एक हैलोएरिन और दूसरा बनाते हैं हैलोएल्केन। ये हमारा हैलोएरिन है और ये है हैलोएल्केन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस वाले कार्बन की बात हो रही है, इस वाले जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है, CX बॉन्ड। CX बॉन्ड मतलब कार्बन और हैलोजन के बीच का बॉन्ड है, C और X यानी हैलोजन, तो कार्बन और क्लोरीन। अब इस कार्बन को देखो बच्चों, यहाँ पे इस कार्बन का हमें निकालना है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए ऑर्गेनिक में आपको हम सबसे फर्स्ट लेक्चर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे फर्स्ट लेक्चर जिसमें हम टॉपिक बनाए हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसको नहीं देखे हो तो जाकर देखो, वहाँ पे बहुत अच्छे से हम सिखाए हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे ज्ञात करते हैं, कार्बन का टाइप कैसे ज्ञात करते हैं, हाइड्रोजन का टाइप कैसे ज्ञात करते हैं। तो अगर नहीं देखे हो तो उस लेक्चर को देख लो और उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाओ। तो चलो हम देखते हैं इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। तो इस कार्बन का बॉन्ड देखेंगे पहले कि वह किस प्रकार का बॉन्ड बना है। तो ये सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड होगा, इधर डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा, ये डबल बॉन्ड तो एक सिग्मा और एक पाई और ये सिग्मा। यानी इस कार्बन का जो 3 बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है। तो जब 3 बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड रहता है बच्चों, तो हम बताए हैं कि हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन? sp2। यानी इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2 और इस कार्बन का सारे के सारे बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, सब सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे 4 सिग्मा होने की वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। तो दोनों के हैलोएरिन और हैलोएल्केन के कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन में अंतर है। अब हाइब्रिडाइजेशन में अंतर होने से क्या होता है, तो देखो होता क्या है कि sp2 कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3
sp3 कार्बन, sp2 कार्बन sp3 कार्बन से अधिक विद्युत ऋणात्मक sp2 कार्बन जो होता है ए वाला sp2 कार्बन sp3 कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। यानी अगर हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर देखें बच्चों, तो हम आपको पढ़ाए हैं 11th में केमिकल बॉन्डिंग में भी कि अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा sp का होता है, उससे कम sp2 का होता है और सबसे कम sp3 का होता है। यानी जितना ज़्यादा s कैरेक्टर होगा, s कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतनी ही अधिक होगी। तो यहाँ पे 50-50 है दोनों। यहाँ पे s कैरेक्टर कितना होगा 33.3% और यहाँ पे मात्र 25%। तो जहाँ पे s कैरेक्टर ज़्यादा होगा वहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी। अब देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, किसी एटम के द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता, एबिलिटी, ताकत। तो जो कार्बन या जो एटम जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है वो साझे के इलेक्ट्रॉन को उतना ही ज़्यादा ताकत से, यानी शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को उतना ही ज़्यादा ताकत से अपनी ओर खींचता है। तो यहाँ पे हम आपको क्लियर बता दिए कि ए वाला कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है ए वाला कार्बन। तो यहाँ क्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, लेकिन कार्बन भी कम नहीं है, कार्बन भी इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को दोनों क्या करेगा, अपनी अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अब इसको एक एग्जाम्पल से समझा देते हैं हम आपको। देखो दो पार्टनर मिलकर एक बिजनेस किए, ठीक है। अब उसमें क्या है कि दोनों जो है एकदम एक्टिव है, रोज़ हिसाब रखता है। ये भी क्या करता है, इधर वाला भी क्या करता है, पर डे का जितना का बिक्री हुआ पूरा लिखा पढ़ी करता है और टोटल हिसाब रखता है। और इधर वाला भी उतना ही एक्टिव है, वो भी क्या करता है, पर डे लिखा पढ़ी करता है और हिसाब रखता है। अब दोनों क्या है, जब भी वहाँ पे टकराव की स्थिति आएगा तो दोनों अपना अपना पावर दिखाएगा, दोनों अपना रखा है, तो वहाँ पे जो है टूटने का संभावना कम हो जाएगा, क्योंकि पारदर्शिता है, दोनों ज़्यादा पावरफुल है, दोनों के पास नॉलेज है, इसलिए वहाँ पे टूटने का संभावना कम है। लेकिन अब ऐसा हो जाए कि एक जो दुकानदार है वो एकदम केयरलेस है, उसको किसी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, बस जो हो रहा है। दूसरा वाला जो है चालाक है और वो क्या कर रहा है, सब चीज़ का हिसाब रखता है, टोटल चीज़ का, और कितना लाभ हुआ कितना हानि हुआ सब चीज़ का बायोडाटा है। अब उन दोनों के बीच कभी नोकझोंक होगा तो ये तो कुछ बता ही नहीं पाएगा, इसके पास तो कुछ पावर ही नहीं है, और ये क्या करेगा, सारा कुछ इसके पास है। तो इसलिए यहाँ पे अलगाव आसान है, सब कुछ लेके वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यानी यहाँ पे एक तो नॉलेज मान सकते हो, एक तो ताकत मान सकते हो कि दोनों बराबरी का है। तो बराबर ताकत रहेगा तो वहाँ पे दोनों के बीच खटपट कम होगा, क्योंकि दोनों का मुंह टूटेगा। लेकिन अगर कोई कमज़ोर है तो दूसरा वाला दबा के उसको बाहर निकल जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे दोनों मजबूत है। जब दोनों मजबूत है तो यहाँ पे बॉन्ड का टूटना कठिन है। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन जो है मजबूत है, सारा यहाँ निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, पूरा पोलैरिटी यहाँ पे आ गया है। तो क्लोरीन कभी भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। क्लोरीन का निकलना आसान है, क्योंकि कार्बन इसको कम खींच रहा है, लेकिन यहाँ पे कार्बन इसको अपनी तरफ खींच रहा है, कार्बन इसको अपनी तरफ खींच रहा है और यहाँ पे कम खींच रहा है। तो बताओ बॉन्ड का टूटना कहाँ आसान है, यहाँ पे। तो रिएक्शन यहीं पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा। तो एक पॉइंट और लिख लो। देखो तीसरा पॉइंट है हमारा पोलैरिटी। ध्रुवीयता। तो ये कुछ नहीं दूसरा वाला ही है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। देख लो, हम लोगों ने देखा था हेलो एरिन और हेलो एल्केन CH3Cl। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस देखा जाए
तो ये भी इलेक्ट्रोनिगेटिव है और ये भी इलेक्ट्रोनिगेटिव है। अभी बताए थे कि sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी sp3 से ज़्यादा होती है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है और ये भी खींच रहा है। जब दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है तो यहाँ पे पोलैरिटी कम होगा, यानी लेस पोलर होगा, लेस पोलर, कम ध्रुवीय, कम ध्रुवीय, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। तो बहुत ना तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा निगेटिव आएगा और ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि जब ये सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, इसके पास कुछ पावर ही नहीं रहता, तो इस पर पूरा निगेटिव आ जाता और कार्बन पे पॉजिटिव। लेकिन कार्बन भी इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है और क्लोरीन भी खींच रहा है, तो ना ज़्यादा निगेटिव और ना ज़्यादा पॉजिटिव, इसीलिए लेस पोलर है, कम पोलर। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो पूरी तरह से क्लोरीन जो है बहुत अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव है और कार्बन जो है कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा तो पूरा निगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे ढेर सारा पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये अधिक ध्रुवीय हो गया, मोर पोलर, मोर पोलर, अधिक ध्रुवीय, अधिक ध्रुवीय, ठीक है। और जब ये अधिक ध्रुवीय हो गया मतलब गुणों में बहुत ज़्यादा अंतर आ गया, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गया और ये बहुत ज़्यादा निगेटिव हो गया, तो गुण एक दूसरे का बिल्कुल विपरीत होने के कारण यहाँ पे बॉन्ड टूटना क्या है, इजी है। लेकिन यहाँ पे गुण क्या है, दोनों का समान है, यानी दोनों का नेचर मिलजुल रहा है, दोनों का पटरी पे जिंदगी चल रहा है, तो फिर काहे को अलग होना है। इसलिए यहाँ पे बॉन्ड का टूटना क्या है, यहाँ पे टूटना क्या है, डिफिकल्ट है। तो पोलैरिटी में कार्बन और क्लोरीन के पोलैरिटी में अंतर होने के कारण यहाँ से क्लोरीन का निकलना आसान है, यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसे भी दैनिक जीवन में देख लो ना, जब पति पत्नी में अच्छे से बन रहा है तो तलाक क्यों होगा, क्यों होगा तलाक बताओ। लेकिन जब पटरी नहीं खा रहा है, रोज़ सुबह शाम मारपीट हो रहा है, तब क्या हो जाएगा, तलाक हो जाएगा, क्योंकि दोनों का गुण आपस में बेमेल है। वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है, लेकिन यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोनिगेटिव है, दोनों सेम नेचर का है, इसलिए यहाँ पे बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा। तो ये 3 कारण था जिसके कारण हेलोएरिन हेलोएल्केन से कम रिएक्टिव होता है। लेकिन फिर भी कम रिएक्टिव होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल रिएक्टिव ही नहीं होता है, फिर भी कई ऐसे रिएक्शन है जिसमें हेलोएरिन अच्छे से भाग लेता है और बहुत अच्छे अच्छे कंपाउंड का निर्माण करता है। तो कौन कौन रिएक्शन है, अब चलो देख लेते हैं। तुम्हें कितना सहने लगे हम, देखो फिर भी कुछ रिप्लेसमेंट रिएक्शन, कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हेलोएरिन भाग लेता है। तो कौन कौन है, तो लिखते हैं सम इम्पोर्टेंट रिएक्शंस ऑफ हेलोएरिन, सम इम्पोर्टेंट रिएक्शंस ऑफ हेलोएरिन, हेलोएरिन के कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। इसमें सबसे पहला हम लोग देखेंगे रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यहाँ से बनेगा फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसे कहते हैं, OH समूह को। तो OH समूह के द्वारा प्रतिस्थापन बनेगा क्या, फिनॉल, फिनॉल का निर्माण। तो बहुत ही इजी और बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, कई बार इंटर के एग्जाम में आया भी है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लेंगे क्लोरोबेंजीन, क्या है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन लेंगे, क्लोरोबेंजीन।
और इसको हम NaOH के साथ क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ 623 केल्विन टेम्परेचर याद रखना कंडीशन, और 300 एटीएम प्रेशर। क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटीएम प्रेशर पे रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से HCl बाहर निकलता है, यहाँ से HCl बाहर निकलता है। ठीक है, HCl बाहर निकलता है और हमें एक प्रोडक्ट मिलता है ONA, यहाँ पे जुड़ जाता है। ए प्रोडक्ट यहाँ से H और यहाँ से Cl बाहर निकला, ONA यहाँ पे अटैच हो गया। इसे हम बोलते हैं बच्चों सोडियम फिनेट या सोडियम फिनोक्साइड भी बोल सकते हो, सोडियम फिनेट या सोडियम फिनोक्साइड। जब हम इसे H2O या H+ के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से NaOH, ये टूटेगा तो H+ OH- मिलेगा, तो NaOH बाहर निकलता है और हमें मिलता है एक प्यारा सा कंपाउंड जिसे हम बोलते हैं फिनॉल। ओके, जब क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटीएम प्रेशर पे रिएक्शन कराते हैं तो HCl बाहर होके सोडियम फिनेट बनाता है, और सोडियम फिनेट को H2O या H+ के साथ रिएक्शन कराते हैं के उपस्थिति में तो यहाँ से NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है और साथ में मिलता है फिनॉल, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डाउ प्रोसेस। क्या बोलते हैं? डाउ प्रोसेस। याद रखना, ये डाउ प्रोसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। तो इस तरह से क्लोरोबेंजीन से हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड फिनॉल का निर्माण करते हैं। इस फिनॉल के बारे में हमें अगले चैप्टर में बहुत ही डिटेल्स में पढ़ना है। तो ये था फर्स्ट रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन देख लो, रिप्लेसमेंट बाय एमिनो ग्रुप। रिप्लेसमेंट बाय, देखो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला डाउ प्रोसेस जो है इसको याद रखना, VVI है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है। रिप्लेसमेंट बाय एमिनो ग्रुप, फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन। इसका हिंदी भी ऊपर की तरह होगा, एमिनो समूह के द्वारा प्रतिस्थापन एनिलीन का निर्माण। तो इसमें होता क्या है बच्चों, देखो ध्यान से, हम लेते हैं क्लोरोबेंजीन का 2 मॉलिक्यूल, क्लोरोबेंजीन का 2 मॉलिक्यूल, ये क्या है? क्लोरोबेंजीन है। इसके 2 मॉलिक्यूल को अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल के साथ, अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल के साथ Cu2O के उपस्थिति में, क्लोरोबेंजीन को अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल के साथ Cu2O के उपस्थिति में 473 केल्विन टेम्परेचर तथा 60 एटीएम प्रेशर पे रिएक्शन करवाते हैं। ओके, तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है एनिलीन, हमें मिलता है एनिलीन का 2 मॉलिक्यूल प्लस Cu2Cl2 प्लस H2O। इसे हम एनिलीन के नाम से जानते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड है। तो हमने क्लोरोबेंजीन से क्या बना लिया? एनिलीन बना लिया। तो इस तरह से जब क्लोरोबेंजीन को अमोनिया के साथ
Cu2O के उपस्थिति में इस कंडीशन पे रिएक्शन करवाते हैं तो एनिलीन का निर्माण होता है। तो ये सेकेंड रिएक्शन था, इसमें फर्स्ट जो है इम्पोर्टेंट है, दोनों को आप लिख लो। देखो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा रिप्लेसमेंट बाय साइनो ग्रुप। फॉर्मेशन ऑफ बेंजोनाइट्राइल। बेंजोनाइट्राइल यानी इसे हम लिख सकते हैं साइनो समूह, जिसे आप CN बोलते हो, साइनो समूह के द्वारा प्रतिस्थापन बनेगा क्या? बेंजोनाइट्राइल। बेंजोनाइट्राइल का निर्माण। तो देखो ध्यान से करते क्या है, दिस इज हेलोएल्केन, सॉरी हेलोएरिन क्लोरोबेंजीन। इसे हम रिएक्शन कराते हैं CuCN के साथ। CuCN के साथ रिएक्शन कराते हैं 473 केल्विन टेम्परेचर पे। क्लोरोबेंजीन को CuCN के साथ 473 केल्विन पर रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है बच्चों साइनोबेंजीन और प्लस CuCl। इसको हम बोलते हैं साइनोबेंजीन या इसी को बोलते हैं बेंजोनाइट्राइल। बेंजोनाइट्राइल, इसको साइनोबेंजीन भी बोलते हैं और बेंजोनाइट्राइल भी। इस तरह से क्लोरोबेंजीन से हम साइनोबेंजीन का निर्माण कर सकते हैं। और ये साइनोबेंजीन जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, जिसको आप रिएक्शन के द्वारा कई नए नए कंपाउंड का, इससे आप कई नए नए कंपाउंड का निर्माण कर सकते हो। ये साइनोबेंजीन है और इसे जब आप H2O और H प्लस के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड और साथ में बनेगा अमोनिया। तो ये बेंजोइक एसिड का निर्माण करेगा और साथ में अमोनिया बन जाएगा। अगर इसको आप हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 और OH माइनस के साथ रिएक्शन करवाते हो तब ये बन जाएगा बेंजामाइड, CONH2। तब बेंजामाइड का निर्माण हो जाएगा। और अगर आप इसको सोडियम और एल्कोहल के उपस्थिति में रिडक्शन करवाते हो तब आपको मिलेगा बेंजीन में CH2NH2 जुड़ जाएगा। तो 3 इंपॉर्टेंट कंपाउंड का निर्माण हुआ। इसे आप बोलोगे बेंजोइक एसिड, इसे बोलोगे बेंजामाइड और इसे बोलोगे बेंजाइल एमीन। तो देखो ध्यान से, ब्रोमोबेंजीन या क्लोरोबेंजीन को CuCN के साथ 473 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करोगे तो साइनोबेंजीन बनेगा और CuBr बनेगा। ठीक है। अब साइनोबेंजीन या बेंजोनाइट्राइल, साइनोबेंजीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इससे देखो हम कितने इंपॉर्टेंट कंपाउंड का निर्माण कर सकते हैं। H2OH प्लस के साथ रिएक्शन कराओगे तो बेंजोइक एसिड, H2O2 OH माइनस के साथ बेंजामाइड और सोडियम एल्कोहल और 4 हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन कराओगे तो बेंजाइल एमीन का निर्माण करता है। तो ये रिएक्शन था, इसे भी लिख लो आप लोग।
देखो यहाँ पे एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है, देखना, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोएरिन। हैलोएरिन के क्रियाशीलता पर प्रतिस्थापक का प्रभाव। अब इसको समझने के लिए कि ये क्या है, तो यहाँ पे बकवास करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं और उससे ज़्यादा क्लियर होगा। तो देखो, हमने देखा कि जब हम, ध्यान से समझना नहीं तो हम समझा देंगे, जब हम क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ, क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटीएम प्रेशर, क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटीएम प्रेशर पे रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है? फिनोल बनता है कि नहीं? डाउ प्रोसेस जिसे हम बोल रहे थे, फिनोल बनता है और साथ में बनता है NaOH। ओके, NaOH। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम यहाँ पे क्लोरोबेंजीन लेते हैं, क्लोरोबेंजीन, और यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं NO2, क्या लगा देते हैं? NO2, और फिर हम इसे NaOH के साथ रिएक्शन, इसमें बीच में एक स्टेप और बनता है सोडियम फिनेट, उसे हम नहीं लिखे, डायरेक्ट मेन प्रोडक्ट, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो क्लोरोबेंजीन में जब NO2 सब्स्टिट्यूएंट के रूप में जोड़ देते हैं तब क्या होता है, जब देखा गया रिएक्शन करवा के तो इतना कंडीशन देने का ज़रूरत नहीं था, सिर्फ 443 केल्विन पर ही रिएक्शन कंप्लीट हो जा रहा था और हमें प्रोडक्ट वही मिल रहा था जो पहले बन रहा है। यानी यहाँ भी हमें फिनोल प्लस NaOH मिल जा रहा था। इतना ही नहीं, जब हम क्लोरोबेंजीन को एक NO2 यहाँ लगा दिए और एक NO2 यहाँ लगा दिए, मतलब दो सब्स्टिट्यूएंट हो गए। पहले एक सब्स्टिट्यूएंट लगाए थे, अब दो सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए और NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो जब रिएक्शन करवाते हैं तो इस स्थिति में अब हमें 443 केल्विन भी नहीं देना पड़ता, मात्र 368 केल्विन टेम्परेचर पे हमें प्रोडक्ट मिल जाता है, हमें प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, और मज़े की बात तो ये है कि जब हम तीन सब्स्टिट्यूएंट का यूज करते हैं और इसे हम NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं। किसके साथ? NaOH के साथ। तो मात्र गर्म करने पर, हल्का गर्म करने पर, एकदम थोड़ा सा गर्म करने पर हमें प्रोडक्ट के रूप में फिनोल प्लस NaOH मिल जाता है। यानी जैसे जैसे सब्स्टिट्यूएंट बढ़ा रहे हैं, एक NO2
कोई NO2 नहीं था तो 623 केल्विन टेम्परेचर देना पड़ रहा था। एक सबस्टिट्यूएंट्स लगाएं 443 केल्विन, 2 सबस्टिट्यूएंट पे 368 केल्विन और 3 सबस्टिट्यूएंट पे सिर्फ गर्म करने पे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि सबस्टिट्यूएंट कैसा होना चाहिए, सबस्टिट्यूएंट होना चाहिए इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग सबस्टिट्यूएंट होना चाहिए। मतलब कि इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला सबस्टिट्यूएंट होना चाहिए। NO2 हो गया, Cl हो गया, COOH हो गया, CHO हो गया, ये सब सबस्टिट्यूएंट होना चाहिए। तो आगे देखेंगे कैसे आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जब हम एक सबस्टिट्यूएंट का यूज़ किए तो हाई टेम्परेचर, जब कोई सबस्टिट्यूएंट नहीं है तो इतना हाई टेम्परेचर देना पड़ रहा है। जब 3 सबस्टिट्यूएंट NO2 लगा दिए तब सिर्फ गर्म करने पे ही हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। और यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, NO2 लगेगा तीनों जगह और ये जो कंपाउंड बना ना इसका नाम है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। देखो यहाँ से काउंटिंग होगा तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल और इसी को हम प्यार से पिक्रिक एसिड भी कहते हैं, पिक्रिक एसिड। और ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा हुआ है कि इसमें पिक्रिक एसिड का फार्मूला कौन है। तो 2 पे 4 पे और 6 पे नाइट्रो समूह हो और OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो बेंजीन के साथ तो उसे बोलते हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल या पिक्रिक एसिड। तो अब देखो सबस्टिट्यूएंट का प्रभाव क्या हो रहा है, सबस्टिट्यूएंट प्रभाव डाल रहा है रिएक्शन पे। पहले बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ रहा था, अब सिर्फ गर्म करने से, हल्के गर्म करने से ही रिएक्शन कंप्लीट हो जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है तो चलो हम आगे इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं ऐसा क्यों होता है। तो देखो ध्यान से, हम पहले बता चुके हैं, एकदम इजी है। मान लो यहाँ पे Cl जुड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे हम NO2 जोड़ दिए। तो NO2 जो है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह, ठेठ भाषा में। कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने वाला समूह है कौन, NO2। जहाँ पे हम पढ़ाए थे इंडक्टिव इफेक्ट या फिर इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, ये सब मतलब कि GOC में वहाँ पे हम बताए थे कौन इलेक्ट्रॉन खींचने वाला होता है और कौन इलेक्ट्रॉन देने वाला। जितने एल्काइल ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और जितने NO2 हो गए, एल्डिहाइड हो गया या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एमीन हो गया, ये सब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या करते हैं, कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं, कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं। तो एक तो क्या हो रहा है कि क्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है और कार्बन जो है कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है। लेकिन चूंकि sp2 कार्बन है तो ये भी क्या हम बताए थे कि sp2 कार्बन भी इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, उसमें भी कुछ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पाई जाती है। तो ये क्या हो रहा है कि अभी इलेक्ट्रॉन को कार्बन भी खींच रहा है और क्लोरीन भी खींच रहा है, और क्लोरीन को खींच के बांधे हुए है कौन, कार्बन। यानी कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही है जो क्लोरीन को अपनी ओर बांध के रखा है, नहीं तो क्लोरीन वहाँ से निकल जाता। अब क्या होगा कि NO2 इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह है। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर खींचेगा तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा, और जब कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा तो ये बॉन्ड जो होगा ये कमज़ोर हो जाएगा और इसका निकलना क्या हो जाएगा, आसान। और जैसे जैसे क्लोरीन का निकलना आसान होगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो इसलिए जैसे जैसे सबस्टिट्यूएंट का मात्रा बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड कमज़ोर होते जा रहा है, क्योंकि NO2 इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच ले रहा है। तो बॉन्ड कमज़ोर होते जा रहा है, इसीलिए क्लोरीन आसानी से निकल जा रहा है और रिएक्शन आसानी से हो जा रहा है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग समूह का मात्रा बढ़ेगा वैसे वैसे रिएक्शन
इजी होता जाएगा। इस लेक्चर को यहीं पे हम समाप्त करते हैं और फिर उसके बाद इसके आगे वाला कुछ और रिएक्शन है, जैसे रिएक्शन विथ मेटल, मेटल के साथ भी रिएक्शन करके हैलोएरिन कुछ कंपाउंड का निर्माण करते हैं। और कुछ रिएक्शन बेंजीन रिंग में होता है, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, तो उसको भी देखेंगे। और फिर हम देखेंगे दोनों का जो कंपैरिजन करेंगे, हैलोएल्केन और हैलोएरिन में क्या अंतर है। और उसके बाद हमारा कुछ पॉलीहैलोजन कंपाउंड है, जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, फ्रीओन हो गया, तो इन सब के बारे में स्टडी करेंगे और उसके बाद अपना चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप इसे देखें, पढ़ें।